हुंडई मोटर कंपनी के मालिक एक ऐसे शख्स थे जिसने अपने संघर्षों के बावजूद न केवल अपनी किस्मत बदला बल्कि पूरी दुनिया में अपना पहचान बनाया। यह कहानी है चुंग जुयंग की, जो प्रचलित हुंडई मोटर कंपनी की स्थापना की और उससे पूरी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी बनाया। आखिर कैसे एक छोटे से गांव में जन्मा लड़का जो गरीबी और कठिनाइयों से जूझता है, लेकिन उसकी मेहनत और दृढ़ संकल्प ने उसे वह ऊंचाई दी जहां वह दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्माताओं में से एक बन गया। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे चुंग जुयंग ने अपने साहस और मेहनत के बल से हुंडई जैसे ब्रांड कंपनी को स्थापित किया। चुंग जुयंग का जन्म 1915 में उत्तर कोरिया के एक छोटे से गांव टोंगचोन में हुआ था। उस समय कोरिया जापान के शासन के अधीन था। चुंग का जन्म एक बहुत गरीब परिवार में हुआ था और वह 7 बच्चों में सबसे बड़े थे। उनका परिवार अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। चुंग के पिता एक किसान थे और जैसे तैसे चावल की खेती कर परिवार चला रहे थे। उनकी माँ गृहिणी थी और छोटी उम्र से ही चुंग अपने पिता की खेती में मदद करते थे। जब भी चुंग को खेती के काम के बीच कुछ खाली समय मिलता था तो वह पास में ही स्थित एक स्थानीय कन्फ्यूशियम स्कूल में पढ़ने जाता था। चुंग का सपना था कि वह पढ़ लिख कर एक अच्छे शिक्षक बने, लेकिन उनके परिवार की आर्थिक स्थिति और पैसों के कमी के कारण टीचर बनने का सपना टूट जाता है। चुंग की व्यावसायिक प्रतिभा शहर में उनकी यात्राओं के दौरान स्पष्ट हुई, जहां वे लकड़ी बेचा करते थे। शहर के तेज तर्रार माहौल और कुछ समाचार पत्रों को पढ़कर चुंग उद्यमी बनने के लिए प्रेरित हुए। वह उस गरीबी से बहुत परेशान हो गए जिससे उसे और उसके परिवार को सहना पड़ा था। इसीलिए गरीबी से बचने के लिए चुंग ने अपने माता पिता को कुछ बताए बिना एक बहुत बड़ा डिसीजन लेता है। वह 16 वर्ष की आयु में एक फ्रेंड के साथ अपने घरों से भागकर कोन शहर चले गए, जो वर्तमान में यह शहर उत्तर कोरिया में स्थित है। इन दोनों लड़कों ने कोन शहर पहुंचने के लिए खतरनाक पेचून घाटी से होकर 15 मील की दूरी पैदल यात्रा की। इस शहर में इन्होंने निर्माण मजदूर के रूप में काम करना शुरू किया और कम वेतन पर लंबे समय तक काम किया। यह कम वेतन चुंग को दुखी नहीं कर सका, क्योंकि वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहता था। चुंग और उसके दोस्त ने जो यात्रा शुरू की थी उससे उन्हें सिविल इंजीनियरिंग के लिए अपने जुनून का एहसास हुआ। सिविल इंजीनियरिंग दोस्तों एक पेशेवर इंजीनियरिंग अनुशासन है जो सड़क, पुल, नहर, बांध, हवाई अड्डे आदि जैसे संरचनाओं के डिजाइन, निर्माण और रखरखाव से संबंधित है। फिर 2 महीने के बाद चुंग के पिता को उसका पता चला और वे उससे घर ले गए। चुंग जब घर लौटा तो उसने दूसरी बार घर से भागने की योजना बनानी शुरू कर दी। वह अपने घर से भागकर शहर में काम करने के लिए बहुत दिलचस्प थे, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा करके ही वह खुद को और अपने परिवार को गरीबी की स्थिति से मुक्ति दिला सकते हैं। अप्रैल 1933 में चुंग अपने 2 दोस्त के साथ अपने घरों से भागकर दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल शहर में चले गए। यह भागने की योजना ठीक से सफल नहीं हुई, क्योंकि चुंग का एक दोस्त उसके भाई के हाथों पकड़ा गया। फिर भी चुंग ने हार ना मानकर किसी तरह एक अन्य फ्रेंड के साथ सियोल पहुंच गया। अधिक समस्या उन पर तब आया जब चुंग और उसके दोस्त को एक व्यक्ति ने धोखा दिया था, जिसने उन्हें नौकरी दिलाने का वादा करके उनका सारा पैसा हड़प लिया। यात्रा तब समाप्त हुई जब चुंग के पिता को उनके ठिकाने का पता चला। जब चुंग के दादा के घर के पास पाया और वहां से चुंग को अपने घर ले गए। घर लाने के बाद चुंग 1 साल तक अपने पिता के साथ परिवार के खेत पर काम करने में सहायता करता रहा। काम करते करते सोचता है कि गरीबी से बाहर निकालने के लिए हमें और प्रयास करने का समय आ गया है। वह अपने पिता की एक गाय बेचकर 70 वॉन का ट्रेन टिकट पाने में कामयाब रहा। दरअसल दोस्तों 70 वॉन दक्षिण कोरिया की आधिकारिक मुद्रा है। सियोल पहुंचने के बाद वह एक अकाउंटेंट बनना चाहते थे, इसीलिए चुंग ने स्थानीय बुक कीपिंग स्कूल में दाखिला ले लिया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 2 महीने के बाद चुंग के पिता ने उसे ढूंढ लिया और उसे वापस घर ले गए। चुंग ने भागने का चौथी और अंतिम प्रयास करता है, जो उनके जीवन को बहुत ही ऊंचाइयों तक ले गई। चुंग को घर पर रहना नापसंद था, इसीलिए उसने चौथी बार घर से भागने का फैसला किया। 1933 में चुंग और उसका दोस्त रात के अंधेरे में सियोल भाग गए। उन्होंने समय बर्बाद नहीं किया और जो भी काम मिला उससे किया और जीवन में आए सभी अवसरों का पूरा उपयोग किया। शुरुआत में चुंग ने इंचियोन हार्बर में एक मजदूर के रूप में काम करना शुरू किया और बाद में उन्होंने कई छोटे मोटे काम किए, जैसे कि बुसियोंग प्रोफेशनल स्कूल में एक निर्माण मजदूर के रूप में काम करना और स्टार्च सिर फैक्ट्री में सहायक के रूप में काम किया। लगभग 1 साल तक फैक्ट्री में काम करने के बाद उन्होंने बुकिंग राइस स्टोर में डिलीवरी मैन के रूप में काम करना शुरू किया। चुंग यह नई नौकरी ने उसे उन्नति के लिए जगह दी और जैसे तैसे वह इसमें अधिक सफल होता गया। उसने चावल की दुकान के मुख्य ग्राहकों की
की प्रशंसा जीतने लगा, जिसने मालिक को इतना प्रभावित किया कि उसने चुंग को अपने बेटे की तरह मानने लगे। फिर साल आता है 1937, जिसमें स्टोर का मालिक बीमार पड़ गया और उसने अपने स्टोर को चुंग को देने का फैसला किया। 22 साल की आयु में चुंग मालिक बन जाता है और उसने बुफिंग राइस स्टोर का नाम बदलकर क्योंगिल राइस स्टोर रख दिया। चुंग चावल बेचकर भारी मुनाफा कमा रहा था और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 1939 में जापानी औपनिवेशिक सरकार ने जापान और उसकी सेना को चावल उपलब्ध कराने के लिए चावल राशन प्रणाली लागू कर दी। इसके कारण क्योंगिल राइस स्टोर को बंद करना पड़ा और चुंग को निराश होकर अपना घर लौटना पड़ा। वह 1 साल तक घर पर रहा, लेकिन चुंग को बाद में पता चला कि जापानी सरकार ने केवल कुछ व्यवसाय पर ही प्रतिबंध लगाए हैं। इसीलिए उन्होंने साल 1940 में एक व्यवसाय में अपना भाग्य आजमाने के लिए सियोल जाने का निर्णय लिया। वहां जाने के बाद चुंग ने ऑटोमोबाइल मरम्मत व्यवसाय में प्रवेश करना चुना, क्योंकि जापानी सरकार ने ऑटोमोबाइल मरम्मत व्यवसाय पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था। उन्होंने अपने दोस्त से एक सर्विस गैरेज खरीदा और सर्विस गैरेज शुरू करने के लिए बैंक से 3000 वॉन का ऋण लिया। शुरुआत में चुंग ने अपने सर्विस गैरेज में 20 मैकेनिकों को काम पर रखा था। उसका व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा था और 3 वर्ष के अंदर वे अपने सर्विस गैरेज पर 80 लोगों को रोजगार देने में सफल हो गए। लेकिन फिर यहाँ बहुत बड़ा संकट आती है। 1943 में युद्ध के दौरान जापानी कब्जे वाली सरकार ने चुंग के सर्विस गैरेज को जबरदस्ती एक इस्पात संयंत्र मिला दिया। इस वजह से उनका सर्विस गैरेज बंद हो गया और वे अपने गांव लौट गए। चुंग ने अपना व्यवसाय खो दिया, फिर भी अच्छी बात यह रही कि उसने कड़ी मेहनत के कारण 50,000 वॉन की बचत कर ली। 1940 के दशक में जापान और कोरिया के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1945 को कोरिया को जापान से स्वतंत्र प्राप्त हुई। युद्ध समाप्त होने के बाद दक्षिण कोरिया का अधिकांश भाग नष्ट हो गया। इसीलिए कोरियाई सरकार ने ऐसे लोगों की तलाश कर रही थी जो दक्षिण कोरिया का पुनर्निर्माण और विकास कर सके। दक्षिण कोरियाई उद्यमियों के लिए व्यापार करने का यह सबसे अच्छा समय था, क्योंकि दक्षिण कोरिया की सरकार उनका समर्थन कर रही थी। चुंग ने इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाया और 1947 में उन्होंने हुंडई और हुंडई सिविल इंडस्ट्रीज की स्थापना की। हुंडई को बंदरगाह सुविधाएं, सड़कें और मिलिट्री कैंप बनाने के लिए सरकारी ठेके मिले। बाद में हुंडई ने कई वर्षों तक दक्षिण कोरिया के आर्थिक विकास का नेतृत्व किया। फिर साल आता है दोस्तों 1950, जिसमें उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच युद्ध छिड़ गया, लेकिन इस युद्ध में हुंडई बच गई और युद्ध समाप्त होने के बाद चुंग ने फिर से परिचालन शुरू कर दिया। हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन हुंडई ग्रुप द्वारा संचालित सबसे पुराना बिजनेस है और इसने कई महत्वाकांक्षी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पूरी की है, जैसे कि 1967 में सियोंग बांध, 1970 में ग्युम्बू एक्सप्रेसवे, उल्सान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शिपयार्ड, पूरी परमाणु ऊर्जा संयंत्र आदि। साल 1965 तक हुंडई ने विश्व स्तर पर विस्तार करना शुरू कर दिया। हुंडई ने मध्य पूर्व में कई प्रोजेक्ट शुरू की, जैसे 1975 में बहरीन में अरब शिप बिल्डिंग और रिपेयर यार्ड तथा 1976 में सऊदी अरब में जुबैल इंडस्ट्रियल हार्बर तथा हुंडई ने शिपिंग, रियल एस्टेट, निर्माण, रक्षा, पेट्रोलियम रिफाइनरी, डिपार्टमेंट स्टोर चेन, चिप निर्माण आदि जैसे अनेक व्यवसाय में विस्तार किया। हुंडई किया मोटर्स का भी मालिक है, बट हुंडई ग्रुप द्वारा बहुत सारे व्यवसाय चलाए जा रहे हैं, जिसमें हुंडई मोटर कंपनी सबसे अधिक लाभ कमाती है। हुंडई मोटर कंपनी की स्थापना 29 दिसंबर 1967 को सियोल दक्षिण कोरिया में हुई थी। हुंडई ने फोर्ड मोटर कंपनी के मदद से अपनी पहली कार वर्टिना जारी की। फरवरी 1974 में हुंडई ने ब्रिटिश लेलैंड में ऑस्टिन मॉरिस के पूर्व प्रबंधक जॉर्ज टर्नबुल को काम पर रखा। बाद में जॉर्ज टर्नबुल ने 5 प्रतिभाशाली ब्रिटिश इंजीनियरों केनाथ बार्नेट, जॉन सिम्पन, एडवर्ड चैपमैन, जॉन परथवेट और पीटर स्लेटर को हुंडई में नियुक्त किया। वर्ष 1974 तक हुंडई मित्सुबिशी की सहायता से अपनी स्वयं की गाड़ी हुंडई पोनी का उत्पादन करने में सक्षम हो गए। अक्टूबर 1974 में हुंडई पोनी को पहली बार इटली के ट्यूरिन में आयोजित ट्यूरिन ऑटो शो में प्रदर्शित किया गया था और यह कार 1 साल बाद जारी की गई थी। बाद में 1983 में हुंडई पोनी को कनाडा निर्यात किया गया और यह कनाडा में सबसे अधिक बिकने वाली मॉडलों में से एक बन गया। हुंडई पोनी को संयुक्त राज्य अमेरिका में लॉन्च नहीं किया जा सका, क्योंकि यह वहां के संघीय उत्सर्जन मानकों को पूरा कराने में विफल रही। उसके बाद चुंग ने कंपनी को विकसित करना और विविधता प्रदान जारी रखा। फिर हुंडई एक्सेल संयुक्त राज्य अमेरिका में लॉन्च होने वाली पहली हुंडई कार बन गई।
1985 में हुंडई सोनाटा कई नवीन सुविधाएं मिले, जैसे क्रूज कंट्रोल, ट्रिप कंप्यूटर, हेडलैम्प वॉशर, पावर सीट्स आदि के साथ जारी किया गया। साल 1988 तक हुंडई को अपनी स्वयं की प्रौद्योगिकी तैयार करने का पूरा विश्वास हो गया था। हुंडई कारों की विशिष्ट विशेषताओं और क्षमताओं के कारण उनकी बिक्री में भारी वृद्धि हुई और वर्ष 1990 तक हुंडई ने 4 मिलियन वाहन का उत्पादन किया। 1993 में हुंडई ने अपना स्वयं का इंजन 4 सिलेंडर अल्फा बनाने में सफलता प्राप्त की, जिसमें उसका अपना ट्रांसमिशन था। अल्फा इंजन को सबसे पहले हुंडई स्कूप में शामिल किया गया था। हुंडई दुनिया की उन मोटर वाहन निर्माताओं में से एक है जो अपने वाहनों के प्रत्येक भाग का पूर्णतः निर्माण करने में सक्षम है। 1990 में हुंडई ने फाउंटेन वैली कैलिफोर्निया में हुंडई डिजाइन सेंटर की स्थापना की और 1996 में हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड की स्थापना चेन्नई तमिलनाडु में हुई थी। हुंडई दक्षिण कोरिया के उत्सान शहर में दुनिया की सबसे बड़ी एकीकृत ऑटोमोबाइल विनिर्माण में से एक का संचालन करती है। अब हुंडई दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और दक्षिण कोरिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है और यह वैश्विक स्तर पर 75,000 से अधिक लोगों को रोजगार देती है। वर्ष 2000 में हुंडई ग्रुप को विभिन्न समूह में विभाजित कर दिया गया और उनमें से अधिकांश का संचालन संस्थापक चुंग के रिश्तेदार द्वारा किया जाता है। 21 मार्च 2001 को 85 वर्ष की आयु में चुंग का निधन हो गया। चुंग का जीवन हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, बड़े सपने देखना और उन्हें हासिल करने की कोशिश करना हर किसी के जीवन में क्रांति ला सकता है। आगे इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।